हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज से हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली ये हमारा पॉलिटिका यानी लक्ष्मीकांत में 8वां चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट्स के जो डिटेल्स है इंस्टाग्राम वगैरह या फिर टेलीग्राम की जो भी यूज़र नेम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एनीवे, अब चैप्टर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स ये हमारा चैप्टर है। ये हमारे आर्टिकल 12 to 35 में कवर किया गया है और पार्ट 3 में आता है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स ये जानने से पहले सबसे पहले हम राइट्स क्या होते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो राइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज राइट्स। ठीक है, राइट्स क्या होते हैं, तो राइट्स कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, एक क्लेम्स होते हैं एक ऑर्डिनरी पीपल के ओवर गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड अदर फेलो ह्यूमन बींग्स। ठीक, जैसे कि देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा राइट, राइट टू एजुकेट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो राइट टू एजुकेशन ये क्या हो गया, आपका राइट है। ठीक है, तो बेसिकली ये जस्टिफाइड होते हैं, एंटाइटलमेंट होते हैं। ठीक है, जिसे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा, हाँ ऐसी चीज़ें जिसको क्लेम किया जा सकता है या फिर ऐसे राइट्स जिनको क्लेम किया जा सकता है उसे क्या कहोगे आप, राइट्स कहोगे। ठीक है, तो जस्टिफाइड है और क्लेम किया जा सकता है और एंटाइटलमेंट भी है। ठीक है, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप राइट्स कहोगे। लेकिन क्लेम किसके ऊपर होगा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, आपके जो फेलो सिटीजन्स है उनके ऊपर होगा और सोसाइटी के ऊपर होगा। यानी बेसिकली यहाँ पे जो राइट्स है वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए। अगर वो राइट्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहे तो वो राइट्स नहीं कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमन बींग्स। एंटाइटल किए जाते हैं कि आप एक सिटीजन हो, इंडिविजुअल्स हो और ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, उसके बाद देखो, इट इज समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस। ऐसे है कि हम कहते हैं कि हमारे ऊपर एक ड्यू है। ठीक है, समथिंग दैट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज एज बीइंग ए लेजिटिमेट क्लेम एंड दैट मस्ट बी फुल। वही फिर से, ठीक है, आप ऐसे मान लो कि आपके यानी राइट्स जो है, ठीक है, तो वो क्लेम होते हैं और गवर्नमेंट, सोसाइटी और फेलो ह्यूमन बींग, जैसे गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल फेलो बींग्स। ठीक है, यहाँ पे ए राइट्स जो है रिकॉग्नाइज होने चाहिए। अगर रिकॉग्नाइज होते हैं तभी उनको राइट्स कहा जाता है। ठीक है, अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो राइट्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका क्लेम जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा, तो आपका उस प्रॉपर्टी पे राइट है ये कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि राइट्स यानी क्या होते हैं। उसके बाद देखो, राइट्स होने के बाद हम फंडामेंटल राइट्स जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी अभी क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है कि बेसिक राइट्स होते हैं एंड फ्रीडम होता है जो गारंटी हुआ होता है ऑल सिटीजन्स कंट्री को। ठीक है, यानी ऐसे बेसिक राइट्स, ठीक है, ऐसे बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स जो कंट्री की हर एक सिटीजन्स को क्या मिलते हैं। ठीक है, और टिपिकली वो इंश्राइन किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर कोई राइट्स को अगर नेचुरल राइट्स करके अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे कि मान लो तो लिबर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, मान लो कि नेचुरल राइट्स है। अब नेचुरल राइट्स यानी क्या हो जाएगा कि जब आप पैदा होगे तो ये राइट्स के साथ ही पैदा होगे। ठीक है, जैसे कि अभी क्या है, हमें लिबर्टी है, तो जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो लिबर्टी के साथ ही पैदा होता है, उस पर कोई कंस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, यानी कंस्टेंट रहते हैं लिबर्टी को, इन द सेंस पूरा कंस्टेंट नहीं रहता है कि एब्सोल्यूट कंस्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी जो भी हमारे कंट्री में पैदा होगा वो भैया क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल राइट्स कहा जाता है। सेम फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे बेसिक राइट्स होते हैं या फिर फ्रीडम होता है जो हमें कंट्री के द्वारा एक सिटीजन के तौर पे हमें दिए जाते हैं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्योर किए गए यानी समाविष्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमें क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको लिबर्टी नहीं है, ठीक है, लिबर्टी नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या आप खुद को डेवलप कर पाओगे, नहीं, आपकी सोच को डेवलप कर पाओगे, नहीं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो पाएगी, नहीं। मान लो कि आपको राइट टू एजुकेशन ही नहीं है, क्या आप खुद को एजुकेट कर पाओगे, नहीं, अगर एजुकेट नहीं कर पाओगे तो अच्छे से बोल नहीं पाओगे। ठीक है, जो क्वालिटीज होती है वो बिल्टअप नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही मान लो कि फंडामेंटल राइट्स हमारी डिग्निटी भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमारे वेल बीइंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लो कोई बंदा अगर पब्लिक स्पीकर वो बनना चाहता है
लेकिन राइट टू फ्रीडम ही नहीं है, ठीक है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो हाउ कैन बी ही पब्लिक स्पीकर बन पाएगा? नहीं, उसकी डेवलपमेंट जो है वो उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपको राइट टू वोट ही नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन मान लो कि राइट टू वोट ही नहीं है, ठीक है, तो क्या आपकी डिग्निटी मेंटेन होगी क्या? जी भैया नहीं होगी डिग्निटी मेंटेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है इनइक्वेलिटी। क्या आ जाता है? इनइक्वेलिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी सेफगार्ड भी रहते हैं हमारे अगेंस्ट द आर्बिट्ररी स्टेट एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है ना, सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शंस, ठीक है, ये हम जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उतना आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएंगी, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम जो गारंटेड हो रहते हैं हर एक सिटीजन को, ठीक है, और टिपिकली इंश्योरेंस रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये किस लिए जरूरी है फंडामेंटल राइट्स? हमारे इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, डिग्निटी के लिए जरूरी है, जो भी हमारी वेल बीइंग है उसके लिए भी जरूरी है, और सेफगार्ड भी है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन, ठीक है। ये जस्टिशिएबल होता है। जस्टिशिएबल यानी क्या होता है? तो जस्टिशिएबल यानी कि कुछ नहीं होता है, मान लो कि आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? जुडिशरी की तरफ जा सकते हो, इसके लिए जस्टिस मांगने के लिए, और बोल सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, आप इसे एनफोर्स करके दो। समझ में आ रहा है? बस इसे कहा जाता है जस्टिशिएबल। अब नॉन जस्टिशिएबल क्या होगा? नॉन जस्टिशिएबल यानी ऐसा होगा कि अब अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप जुडिशरी की तरफ नहीं जा पाओगे, उसे कहा जाता है नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिशिएबल है, यानी आप क्या कर सकते हो, यहाँ अगर आपका राइट्स अगर वॉयलेट होता है तो आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हो, मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कह सकते हो कि हमारा ये राइट वॉयलेट हुआ है, आप इसे एनफोर्स करके दो, ठीक है। फिर जुडिशरी उसे फिर से एनफोर्स करके देगी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। राइट्स क्या होते हैं? क्लेम होते हैं वो द गवर्नमेंट, सोसाइटी और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उससे रिकॉग्नाइज करना। देखो, जो राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा उसे क्लेम नहीं माना जाएगा, और क्लेम नहीं माना जाएगा तो उसे राइट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसी को राइट कहा जाता है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट यानी होती है कि बेसिक राइट्स होती है, जो फ्रीडम होती है, जो कंट्री के हर एक सिटीजन को मिलता है, और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किए जाते हैं, ठीक है। किस लिए जरूरी होता है वो भी देखा है, और ये क्या होते हैं? जस्टिशिएबल होते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे जाते हैं और अभी चैप्टर की हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। देखो फिर आई होप कि आप जो भी पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत की वो खोल के रखिएगा, ताकि बहुत बढ़िया आपको लगेगा पढ़ने में, ठीक है। देखो फिर ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल्स में दिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 to 35, ठीक है, इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। और पार्ट 3 में इसको डाला गया है, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमने कहाँ से लिए? हमने लिए है यूएसए से लिए। कहाँ से लिए है? यूएसए से लिए। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल अभी हमने देखा है कि मान लो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप कहाँ पे जा सकते हो? आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। जुडिशरी की तरफ जाओगे और कहोगे कि सर जी हमारा क्या हुआ है? फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, आप इसे फिर से एनफोर्स करके दो, ठीक है। फिर जुडिशियरी क्या कर देगी? उसको एनफोर्स कर देगी, ठीक है। तो डिफरेंट रिट्स इशू किए जाते हैं। क्या इशू किए जाते हैं? डिफरेंट रिट्स। अब रिट्स क्या है ये आगे चल के हमें आने वाला है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए वो बहुत अच्छी तरीके से एलेबोरेट करके दिए, यानी बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए गए है, ठीक है। जो कि अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज़्यादा एलेबोरेशन उसका उनका आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस यानी एक्सप्लेन नहीं कर दिए गए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है और एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि हमने कहाँ से लिए फंडामेंटल राइट्स? यूएसए से लिए, ठीक है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतने ज़्यादा एलेबोरेट करके नहीं दिए जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। अब इसी के साथ पार्ट 3 जो है ना, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट जो है किस आर्टिकल्स में कवर होते हैं? आर्टिकल 12 to 35,
कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आता है, ठीक है। तो अभी पार्ट 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैग्ना कार्टा कुछ नहीं होता है, बेसिकली मैग्ना कार्टा क्या था? एक चार्टर ऑफ राइट्स था, ठीक है, जो हिस्ट्री में इशू किया गया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा इन 1215 में, ठीक है, 1215 में, ठीक है, अंडर द प्रेशर फ्रॉम बैरन्स, एंड बैरन्स जो भी रहे होंगे वहाँ के विद्रोही वगैरह, ठीक है, या फिर और कुछ होंगे, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उनके लिए जो चार्टर ऑफ राइट इशू किए गए थे, ठीक है, उसे कहा गया था मैग्ना कार्टा, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स था जिसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स था रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। इसलिए इसे कहा गया है कि पार्ट 3 जो है ये भी हमारा फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ही है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, ठीक है। इससे पहले था क्या? हम कॉलोनी थे, ठीक है, हमें कुछ राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए पार्ट 3 को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो किसके कहाँ पे दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दिए गए थे, गारंटीड है एंड प्रोटेक्टेड भी किए गए किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स मिलते वक्त आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी बेसिकली जैसे ही आप पैदा होते हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपको राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सभी आपको अपने आप मिल जाते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, बेसिक राइट ऑफ सेट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड किसके द्वारा है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है, ठीक है। ये कैसे गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड? अभी बता रहा हूँ कि जैसे फर्दर हम एडवांस करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अदर चैप्टर्स कवर करेंगे, ये अपने आप आपको कनेक्ट होते जाएगा, ठीक है, और मैं कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। यही पे सभी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन कर दी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, खाली इतना ही ध्यान में रखना अभी आपको कि इट इज गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जस्टिसबल है इसको, ठीक है, ऐसे भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जस्टिसबल है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट्स को दिया है ना, अथॉरिटी दी है कि हाँ आप ये ऐसा देख सकते हो, ठीक है, कि जस्टिसबल या नहीं जस्टिसबल है, ठीक है। आगे चल के और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही था मेरे को, इट इज गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फंडामेंटल जो राइट्स है क्या कहते हैं? अपहोल्ड करते हैं इक्वेलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या अपहोल्ड करते हैं? इक्वेलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। जी हाँ भाई, मुझे क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है, आपको भी है, क्या है? आप इक्वेलिटी नहीं आएगी? जी हाँ, इक्वेलिटी आ गई। जैसे मान लो मुझे अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता, आपको नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाती? इनइक्वेलिटी आ जाती। क्या आ जाती? इनइक्वेलिटी आ जाती। इनइक्वेलिटी अगर आ गई तो यहाँ पे क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेशन आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो इक्वेलिटी ऑफ इंडिविजुअल से अपहोल्ड करता है, इसके साथ डिग्निटी भी क्या करता है? अपहोल्ड करता है, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स अगर दिए जाते हैं तो आपकी डिग्निटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का सॉरी, आपको फ्रीडम है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको जो चाहे वो प्रोफेशन आप क्या कर सकते हो? जा सकते हो, ठीक है, जो चाहे वो ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे जाके रहना चाहो वहाँ पे जाके आप रह सकते हो। बेसिकली ये सभी क्या कर रहे हैं? आपकी डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इनमें से अगर एक भी राइट अगर आपको नहीं होता तो आपकी क्या डिग्निटी मेंटेन होती? क्या? जी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आपकी डिग्निटी मेंटेन नहीं रहती, आपको कोई वैल्यू नहीं है एज ए ह्यूमन बींग उस सोसाइटी में। अगर आपकी डिग्निटी अगर मेंटेन हो रही है तो आपकी एक कद्र है, एक वैल्यू है, पर्टिकुलर आपकी क्या रहेगी? वैल्यू है। इसलिए क्या अपहोल्ड कर दे? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स भी क्या करते हैं? अपहोल्ड करते हैं। ये होते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, यानी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी ये क्या करते हैं? अपहोल्ड करते थे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बैलेंस फॉर्म करते हैं सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के बीच में। क्या फॉर्म करते हैं? सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के बीच में बैलेंस भी फॉर्म करते हैं। आगे चल के एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ के लेंगे, ठीक है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में भी है। और यूनिटी ऑफ नेशन, क्या यूनिटी ऑफ द नेशन भी अपहोल्ड करते हैं? जी हाँ। लेकिन कैसे करते हैं? वही फिर से, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शंस को फंडामेंटल राइट्स दे दी गई और किसी पर्टिकुलर सेक्शन को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल दिए, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो सेक्शन है जिन्हें फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं, वो क्या हो जाएगा? वायलेंट हो जाएगा, ठीक है, इनके अगेंस्ट में। तो बेसिकली जिनको अवेलेबल है और जिनका अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू द वायलेंस,
ठीक है। वायलेंस होता है तो भैया सिविल वॉर होगा, सिविल वॉर होगा तो जो भी है कंट्री स्टेबल रहे क्या नहीं, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी तो जो नेशन है, ठीक है, जो स्टेट है, वो क्या हो जाएगा? फाइनली कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स है ये अफोर्ड करते हैं यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक एक कीवर्ड्स आपको हर अच्छे तरीके से समझ में। इसके बाद देखो, जस्ट अ सेकंड, ओके, नो इशू। चलो, इसके बाद देखो, ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है प्रोमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोमोट करते हैं, ठीक है, ये समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भैया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं क्या होता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर आपने समझ ली तो प्रोमोट किस तरह से करते हैं वो भी अपने आप को समझ में आ जाएगा। चलो फिर देखते हैं। देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं क्या होता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। आप यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से जाने से पहले गवर्नमेंट बाय कंसेंट ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में क्या ध्यान में रखना है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंटेस्ट नहीं, कंसेंट है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखो सबसे पहले। अभी देखेंगे हम। देखो, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर टू गवर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न। ठीक है, टिपिकली थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो भैया ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है, यानी जो गवर्न करने की पावर है, ठीक है, जिनको आप गवर्न कर रहे हो उनसे आने को होना, यानी कौन? पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही आ गया है, डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी क्या होता है? फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, यानी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अगर है तो डेमोक्रेसी क्या होती है? एक सिस्टम है गवर्नमेंट की, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि वो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल क्या कर सके? गवर्न कर सके। ठीक है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होती है? द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द पीपल। ठीक है, क्यों, कैसे लाई होगी? क्योंकि भैया ये वोट कर रहे हैं। अगर इन्होंने मान लिया कि हमें वोटिंग ही नहीं करनी है तो कोई चुन के आएगा क्या? कोई भी चुन के नहीं आएगा। ठीक है, मान लो कि इन्होंने अभी एक्स पार्टी को वोट दिया है, ये पार्टी अगर अच्छे से काम नहीं करती तो अगले 5 साल में वाई पार्टी को वोट देंगी। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में? पीपल के हाथ में। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी इतना ही होता है कि भैया कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर पीपल के हाथ में है। ठीक है, ठीक है, जो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनको कंसेंट चाहिए कि आप जिनको गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, जिन जो गवर्न कर रहे हैं, लेकिन जिनको गवर्न कर रहे हैं उनका कंसेंट चाहिए। ठीक है, इसलिए कहा गया है यहाँ पे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, क्या हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बाय कंसेंट है? जी हाँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। क्या होता है? पीपल वोट करते हैं, ठीक है, जो भी बंदा यानी कंटेस्टेंट है उसके लिए क्या करते हैं? वोट करते हैं, फिर वो चुन के आता है, ठीक है, और क्या करता है? पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पे डेमोक्रेसी की इसमें डेप्थ में जाने में कुछ मतलब नहीं है। बेसिकली हम फंडामेंटल राइट्स पे थोड़ा और ओरिएंटेड रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इतना ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट क्या होता है? उसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट कहाँ से आएंगी? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तभी क्या रहेगी? वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट रहेगी। जैसे मान लो रशिया है, ठीक है, रशिया में पता नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो काफी साल से एक ही आर्मी प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है क्या वहाँ पे? मे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट वहाँ पे बैठ रही है, क्या गवर्नमेंट बाय कंसेंट है क्या? नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रिटेंड किया जाता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समझ में आएगी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करते हैं? ठीक है, बाय सेफगार्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या हो गया? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट आती है तो उसे क्या इंश्योर करना पड़ता है या फिर क्या सेफगार्ड करना पड़ता है? ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या रहते हैं? यानी मान लो कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं,
ठीक है। तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेते वक्त, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेते वक्त सबसे पहले इसको कंसिडर करती है कि कोई ऐसा डिसीजन ना लिया जाए जिनकी यानी उस डिसीजन की वजह से बेसिकली सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। ठीक है, अगर होते हैं तो उसे जुडिशरी क्या कर देगी, एनफोर्स कर देगी। ठीक है, तो सरकार को सोचना पड़ता है सबसे पहले कि भैया हम ये डिसीजन अगर ले रहे हैं इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। तो बेसिकली ये क्या है, निगेटिव इन कैरेक्टर है। क्या है, निगेटिव इन कैरेक्टर। निगेटिव इन कैरेक्टर इन द सेंस ये गवर्नमेंट को रोकती है कुछ डिसीजंस लेने के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंल राइट्स क्या हो जाएंगे, वायलेट हो जाएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कैसे प्रमोट करते हैं दिखते हैं यहाँ पे, देखो। प्रिवेंटिंग ऑथोरिटेरियनिज्म एंड प्रोटेक्टिंग लिबर्टीज, यानी जो भी ऑथोरिटेरियनिज्म है, ठीक है, यानी एक एकाधिकारशाही, ठीक है, नहीं ऐसा ही होगा, यानी आपकी आपके जो भी राइट्स है आपके बारे में सोचा नहीं जा रहा। जैसे अरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, ठीक है, वहां पे क्या थी, अरिस्टोक्रेसी थी, किसी के बारे में सोचा नहीं जाता था, डिक्लेयर डिसीजंस लिया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या थी, ऑथोरिटेरियनिज्म थी, किंग्स थे, मोनार्क्स थे। ठीक है, क्या वो सोचते थे क्या पीपल्स के बारे में, अपने अपने नहीं, उनको जो डिसीजंस लेना है वो ले लेते थे। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्या, नहीं। क्या, ऑथोरिटेरियनिज्म को फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी को। ठीक है, देखो यहाँ पे जो प्रोविजंस है ना, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में सभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खाली यहाँ पे मैं आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीनिंग समझाना चाहता कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, और ये कैसे प्रमोट करती है, तो हमें फंडामेंटल राइट जब हमें पूरा पढ़ लेंगे तभी समझ में आ जाएगा। और इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे, ठीक है, मैं पूरा एक अलग लेक्चर लाने वाला हूँ। ठीक है, इसको बहुत इन डेप्थ में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको मेंस में इंटरव्यू में हेल्प हो जाए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोमोटिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद इंश्योरिंग इक्वेलिटी एंड जस्टिस, इक्वेलिटी एंड जस्टिस भी क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इस वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करे, प्रमोट करे। अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को भी अपहोल्ड करते हैं। ये रूल ऑफ लॉ क्या है, आगे चल के आने वाला है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो प्रोमोटिंग सिटीजन्स पार्टनरशिप, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे कंटेक्स्ट में समझा रहा हूँ तो समझ लेना कि जैसे हमारा जो वोटिंग एज है वो 21 से लेके 18 साल कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो क्यों रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल पार्टिसिपेट कर पाए किसमें, इलेक्शन में। ठीक है, एंड मोर लोग क्या, वोटर बन पाए। ठीक है, तो इससे क्या प्रमोट होता है, इससे प्रमोट होती है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। क्या प्रमोट होती है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी प्रमोट होती है। बेसिकली डेमोक्रेसी प्रमोट यानी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो रही है यहाँ पे, यानी डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रमोटिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, हालांकि राइट टू वोट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंटेक्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चल के ये आपको समझ में आएगा, इंश्योरिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस, अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ। जैसे आर्टिकल 25 पढ़ेंगे हम, 28 पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे, तो आपकी जो प्रोविजंस है ये अपने आप कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। किसको प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल्स इन द कंट्री। बेसिकली वो प्रिवेंट करते हैं कि कोई अत्याचारी, ठीक है, सत्ताधारी सरकार ना बैठे। ठीक है, जो अत्याचार कर रही है, जो सिटीजन्स के बारे में सोच ही नहीं रही है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसी कोई सरकार आती है जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट कर देती है, तो क्या होगा, जो अत्याचारी सरकार हो जाएगी। ठीक है, इसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कोई भी कायदा कानून यानी लेजिस्लेट करने से पहले उसको कंसिडर करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के वायलेट ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट। देखो यहाँ पे दिखा है हमने, ये सभी चीजें हमने यहीं पे देखी है, लिबर्टी, प्रोटेक्टिंग लिबर्टीज। ठीक है, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाता है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कोई भी सरकार हमारा फ्रीडम या फिर लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकती, हमसे छीन नहीं सकती है, बिकॉज वी हैव द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड इट इज जस्टिशिएबल, एंड इट इज जस्टिशिएबल। ठीक है, they operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislation। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं,
तो ये ऑपरेट करते हैं लिमिटेशन से। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं गवर्नमेंट की पावर पे। ठीक है, यहाँ पे मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंटरव्यू में भी आ सकता है गवर्नमेंट पे पावर पे। अब कैसे लगाते हैं ना, ये हमें वही फिर से पूरा चैप्टर खत्म होते होते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और वैसे भी कर लेंगे हमें अच्छे से कवर। ठीक है, तो मान लो वही फिर कि कोई ऐसा लेजिस्लेचर जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अबोलिश करने की वो नौबत आए, ठीक है, तो कुछ लोग थे वो दौड़ के भी सरकार के पास, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कैसे अबोलिश कर रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन अगर लेना चाहती है तो उसे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को कंसिडर करना पड़ता है कि ये वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को क्या अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, नहीं रिपील किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी मान लो कोई भी गवर्नमेंट आती है और कहती है कि नहीं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या कराएंगी, जुल्मी सरकार कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, जुल्मी सरकार। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिशिएबल है। ठीक है, यानी कोर्ट का इंटरफेयर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी इंटरफेयर की वजह से क्या ये प्रोटेक्ट करती है हमें, ये लिमिटेशंस लगाती है क्या, गवर्नमेंट के पावर पे। कुछ भी आर्बिट्ररी लॉज अगर गवर्नमेंट लाती है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है एक पावर। ठीक है, यानी एक बात, सॉरी, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स कोट कर देना। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स है इसीलिए या गवर्नमेंट के पावर पे लिमिटेशंस भी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, डेमोक्रेसी में दिया रहता है कि जो गवर्नमेंट रहती है वो रूल ऑफ लॉ से बाइंड होनी चाहिए। ठीक है, यानी वहाँ पे उसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के ही काम करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे डेमोक्रेसी में दिया हुआ है। अगर आप 9 क्लास की या फिर 10 क्लास की, 9 क्लास की, आई थिंक 9 क्लास की अगर सिविक्स की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस के लिए एग्जाम्पल कौन सा है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, देखो आगे चल के समझ में आएगा, हमने अभी शुरुआत की है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, जस्ट बी विथ मी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इन शॉर्ट दे एम एट एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन। ठीक है, को यहाँ पे सिर्फ समझ के लेना है कि बेसिकली ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ लॉज को एस्टेब्लिश करते हैं, नॉट गवर्नमेंट ऑफ मेन को। ठीक है, तो ये क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ लॉज, ये समझ के लेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ मेन क्या होता है वो समझ के लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ लॉज क्या होता है कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय एंड सब्जेक्ट टू द लॉ। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट की पावर है उसको लॉ के द्वारा लिमिट किया जाता है, और वो सब्जेक्ट रहती है लॉ के लिए। यानी कोई भी गवर्नमेंट लॉ के ऊपर नहीं रहेगी, उसे अपने कानून के दायरे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके फ्रेमवर्क, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, rather than being based on whims and desires of individual rulers or officials। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, लॉ को बाइंड नहीं रहती है, ठीक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम नहीं करती है। ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ मेन हो जाएगी। ठीक है, यानी एक तरह से यहाँ पे क्या आ जाएंगी, ऑटोक्रेसी आ जाएंगी। ठीक है, यानी जो हेड रहेगा, ठीक है, जो सबसे पावरफुल रहेगा वो अपने हिसाब से क्या लेगा, डिसीजंस लेगा, अपने हिसाब से सभी चलाएगा चीज़ों को, अपने हिसाब से पीपल्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ मेन। ठीक है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट आती है, वो क्या रहती है, उसकी पावर को अगर लॉ के द्वारा लिमिट किया जाता है, वो सब्जेक्ट रहती है, सब्जेक्ट टू द लॉ रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज। गवर्नमेंट ऑफ लॉज यानी वो क्या रहती है, उसे अपने जो दायरा है उस दायरे में रह के ही क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ लॉज। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस दैट एवरीवन इंक्लूडिंग दोज इन पोजीशंस ऑफ ऑथोरिटी इज अकाउंटेबल टू द लॉ। यानी हर कोई जो इंसान है, ठीक है, वो जो पावर में बैठा है, जिसके पास अथॉरिटी भी है, ठीक है, वो भी किसके लिए, यानी किसको अकाउंटेबल रहेगा, वो लॉ को अकाउंटेबल रहेगा। यानी जो चल रही है, ठीक है, तो कैसे चलेगी, लॉ के अनुसार ही सब कुछ चलेगा। एंड दैट लॉ शुड बी अप्लाइड फेयरली एंड क्या कंसिस्टेंटली। ओके, फेयरली एंड कंसिस्टेंटली टू, और जो लॉ है वो सभी को फेयरली एंड कंसिस्टेंटली लागू होना
चाहिए। तो वही इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ जाएगा यहाँ पे। ये सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। क्या आ जाएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? तो ये रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नहीं कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई बंदा है, ठीक है, वो खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई, अब जो भी रहेगा यहाँ पे मेरे हिसाब से चलेगा, कोई लॉ नहीं रहेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया जो है, बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। क्या उसमें यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ लॉ है या गवर्नमेंट ऑफ मैन है? तो नॉर्थ कोरिया में जो क्या बोलते हैं उसको, जो सरकार है या फिर जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ मैन है। ठीक है, वो क्योंकि वहाँ पे क्या है? हुकुमशाही है। क्या है वहाँ पे? हुकुमशाही है। ठीक है, एक ही लीडर है, यानी पूरी पावर जो है एक ही इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेट है, किम जोंग योंग जिसका नाम है। ठीक, समझ में आ रहा है? उसी के हाथ में पूरी पावर कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी चलता है लॉ के हिसाब से नहीं चलता, उस आदमी के हिसाब से चलता है। इसलिए वहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट ऑफ मेन है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ लॉज है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ लॉज क्या कहती है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंसान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, ठीक है, ये सभी कनेक्ट होगा। जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट कनेक्ट पढ़ेंगे, तब अपने आप को कनेक्ट होता जाएगा आपको। ठीक है, तो कोई भी लॉ के ऊपर नहीं रहेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि भैया प्रेसिडेंट है तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम। जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कोई ऐसा अगर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी उन्होंने क्राइम भी कर लिया, तो अगर वो प्रेसिडेंट है फिर भी उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। ठीक है, सीनियर वो डिफरेंट रहते हैं, वो देखेंगे आगे। अकाउंटेबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज जो रहती है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट रहती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। ठीक है, जवाबदेही बनती है। ठीक है, और प्रेडिकेबिलिटी और स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ जो है रहते हैं स्टेबल, स्टेबल भी रहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे प्रेडिकेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होता है। आई होप कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लॉ समझ में आया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट्स की पावर है, ऑथोरिटी है, उसे लिमिटेड किया जाता है और सब्जेक्ट रहती है लॉ के लिए, सब्जेक्ट टू द लॉ, यानी लॉ के हिसाब से ही सब काम चलता है। उसे आप क्या कहोगे? गवर्नमेंट ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ऑफ मैन यानी क्या हो जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान अपनी व्हिम्स से, अपनी डिजायर से, ठीक है, अपने जो भी इंडिविजुअल रूलर रहता है, ठीक है, उसे नहीं खुद की मन से ही सब कुछ कर रहा है, उसे लॉ का कुछ लेना देना नहीं है। उसे क्या कहोगे आप? गवर्नमेंट ऑफ मैन कहोगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ लॉज के ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है? कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, कोई भी लॉ के अबव नहीं होगा, इक्वलिटी रहेगी लॉ के सामने, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी और स्टेबिलिटी रहेंगी रहेंगी। ठीक है, आई होप कि आपको गवर्नमेंट ऑफ लॉ यहाँ पे समझ में आया होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ मेन का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ refers to a system where the exercise of power is based on discretion and will of individuals rather than established law or institutions। यानी ऐसी गवर्नमेंट जो अपने मन से ही काम कर रही है। ठीक है, कोई वहाँ पे एस्टेब्लिश लॉज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। नॉर्थ कोरिया बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, दे प्रेटेंड टू बी अ डेमोक्रेसी बट नॉर्थ कोरिया इज नॉट ए डेमोक्रेसी। ठीक है, आप कह सकते हो इन नॉर्थ कोरिया यू कैन सी गवर्नमेंट ऑफ मैन, देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ मैन, नॉट ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लॉज मिलेगी क्या? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ मैन मिलेगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के विम से चल रही है। ठीक है, ये जो पावर है, पूरी पावर है, वो एक ही इंसान में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट ऑफ मैन की कंटेक्स में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, द कंसेप्ट हाईलाइट्स द पोटेंशियल फॉर आर्बिट्ररी रूल। ऑब्वियस है, आर्बिट्ररी रूल ही रहेगा अभी। ठीक है, क्योंकि एक ही इंसान के हाथ में अगर पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, वो अपने मन से रूल करेगा, वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हो तो वहां पे भी था ऐसा। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था, रॉब्सपियर ने भी वैसे ही किया था। मोनार्की थी नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? मोनार्की फिर से वापस लाई थी। फ्रांस रिपब्लिक होने के बाद भी वापस मोनार्की वापस लाई थी। ठीक है, उसके बाद देखो, रूल एंड एब्सेंस ऑफ स्टेबल रूल एंड रूल, ओके, आर्बिट्ररी रूल से बेसिकली वो अपने मन से रूल करेगा, आर्बिट्ररी रूल रहेगा। एंड एब्सेंस ऑफ स्टेबल लीगल फ्रेमवर्क इन गवर्नमेंट ऑफ, यानी कोई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मैन में क्या होगा? अपने मन से रूल करेगा, कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं रहेगा लॉज का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सब नाम के लिए रहेंगे वहाँ पे, लेकिन जो रूल रहेगा वो अपने विम्स के, अपने डिजायर्स के अनुसार अपने मन से वो करेगा, वो रूल रहेगा आर्बिट्ररी रूल। ठीक है, मान लो कि अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपको पनिश अगर किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? आर्बिट्ररी, यानी जहाँ पे पूरी पावर एक ही इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेट रहती है, ठीक है, वहाँ पे आर्बिट्ररी रूल
आ जाता है। ठीक है, यानी जो वो कहता है वो हमको करना ही पड़ता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें पनिश किया जाता है। क्या किया जाता है? हमें पनिश किया जाता है। तो हम आर्बिट्री रूल के अंतर्गत अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई। पर पर्सनल रूल रहेगा। नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो पर्सनल रूल रहेगा वहाँ पे। ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगा। क्या किम जोंग उनको किसी को जवाब देना पड़ता है? क्या वो कुछ भी करे? नहीं देना पड़ता है। लेकिन हमारी इंडिया में अगर हमारी सरकार कुछ करती है तो उसे जवाब देना पड़ता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर भी अभी हमने क्या कंडक्ट किया, उसकी भी जवाबदेही बनती है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो सरकार है हमारे यहाँ पे वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। क्या है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है, क्या वो किसी को अकाउंटेबल है? क्या नहीं, किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है। वहाँ पे आर्बिट्रेरी डिसीजंस लेते जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? आर्बिट्रेरी डिसीजन। जो उसके मन में आता है किम जोंग के, वो लेता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ में क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है। देखो ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ लॉ में आपको रूल ऑफ लॉ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ मैन में आपको रूल ऑफ लॉ का एब्सेंट दिखेगा। यानी रूल ऑफ लॉ आपको वहां पे दिखेगा। रूल ऑफ लॉ आएगा नहीं भैया, क्योंकि पूरी पावर एक ही इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, वो अपने मन से क्या कर रहा है, उस यानी सभी को चला रहा है। ठीक है, आर्बिट्रेरी रूल है वहां पे। ओके, आई होप कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट ऑफ मैन, इस पे मैं स्पेशल लेक्चर्स लाने वाला हूँ, बहुत इन डेप्थ में, वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स के साथ हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो दायरा है ना वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो और अच्छा बढ़ जाए, ताकि आप हर डायमेंशन में सोच सको। ठीक है, जस्ट गिव मी अ टाइम, उससे ये दो जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से इन्हें हम समझ के लेंगे, ताकि आप मेंस में और बेहतर तरीके से लिख पाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर नेम सो द फंडामेंटल राइट्स आर नेम सो बिकॉज दे गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है फंडामेंटल राइट्स को क्यों फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि वो गारंटेड है, प्रोटेक्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे गारंटेड किया है भाई? जस्टिशिएबल इन नेचर है। ठीक है, आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप जुडिशियरी की तरफ जा सकते हो, कह सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इसे फिर से इन्फोर्स करके दो। ठीक है, इसलिए क्या गारंटेड एंड प्रोटेक्टर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, they are fundamental also in the sense that they are most essential for all round development। ठीक है, क्या हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है। ठीक है, हमारी मटेरियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मान लो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, क्या डेवलप हो पाओगे? खाक डेवलप हो जाओगे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है ही नहीं आपको, क्या डेवलप हो पाओगे? कुछ भी डेवलप नहीं हो पाओगे। ठीक है, मोरल, स्पिरिचुअल, ठीक है, यहाँ पे आगे चल के हमें, ठीक है, कि आप आपको जो परफॉर्म करना है, यानी जो रिचुअल्स है, ठीक है, जहाँ पे आपको वर्शिप करना है वो कर सकते हो, जो भी रिलीजन आपको मानना है वो मान सकते हो। ठीक है, जो भी यानी आपको प्रीच करना है वो प्रीच कर सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ कंस्टेंट रहते हो आगे चल के आने वाले, ये भी आपको समझ में आ जाएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या है हमारे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ओरिजिनली क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन अभी 6 है। ठीक है, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यहाँ पे दिख रहा है आपको राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। ठीक है, इसे अबोलिश कर दिया गया है। ठीक है, क्यों अबोलिश हुआ, कैसे अबोलिश हुआ, आने वाले चैप्टर्स में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि क्या सिनेरियो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी जानेंगे। पर्टिकुलर मान लो कि हम 1960 में जंप कर लेंगे और पूरा सिनेरियो ही आपके सामने उतार देंगे। ठीक है, तो ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 7 थे, अभी कितने हैं? 6 है। तो कौन से 6 है? राइट टू इक्वेलिटी है अभी, ठीक है, जो अंडर आर्टिकल 14 टू 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम है, अंडर आर्टिकल 19 टू 22 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में कवर होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये होता है आर्टिकल 25 टू 28 में कवर। राइट टू कल्चरल राइट, एक सेकंड, ओके, नो इशू। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आता है आर्टिकल 29 एंड 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक खुद में एक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। जस्टिस शिवल का हाथ आना मैंने, तो आगे चल के अपने आप
मैं कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो जो 6 राइट्स से ओरिजिनली कितने थे, 7 थे, ठीक है। कौन सा राइट डिलीट कर दिया गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, ठीक है। इसे क्या कर दिया गया, इसे डिलीट कर दिया गया। अब किसने डिलीट कर दिया किया भैया, तो कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये लीगल राइट है, नॉट ए फंडामेंटल राइट है। अब ये क्या है, लीगल राइट है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 300 ए पार्ट 12 में ये आता है। अभी ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है। The right to property was deleted by the 44th Constitutional Amendment Act 1978 and it is made a legal right under Article 300A and Part 12। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स आपको पता चला है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहेंगे। ये भी हम पढ़ेंगे सब होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि लीगल राइट क्या होता है, ठीक है। क्या है क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें, लीगल राइट क्या होता है। देखो लीगल राइट यानी क्या होता है, ठीक है। लीगल राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स फ्रीडम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द लीगल सिस्टम ऑफ ए कंट्री और जुरिसडिक्शंस, ठीक है। यानी ऐसे राइट्स, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, क्रिएटेड कर दिए गए हैं, एनफोर्स कर दिए गए लीगल सिस्टम ऑफ ए कंट्री के द्वारा। यानी क्या रहते हैं लीगल सिस्टम, देखो लीगल सिस्टम कौन सी है हमारी कंट्री की, जुडिशियरी, ठीक है। लीगल राइट्स यानी ऐसे लॉ राइट्स होते हैं जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किए गए हैं बाय द जुडिशरी, उसे आप क्या कहोगे, लीगल राइट्स कहोगे, ठीक है। टिपिकली एस्टेब्लिश थ्रू लॉज, कुछ स्टेच्यूज रहेंगे उसके द्वारा, कोर्ट डिसीजन के द्वारा जिनको एनफोर्स किया जाता है, ठीक है, या फिर एस्टेब्लिश किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लीगल राइट्स, ठीक है। तो इतना ही ध्यान में रखना, जब भी आप लीगल राइट्स ऐसा सुनोगे तो ठीक है, इट इज एस्टेब्लिश बाय द लॉ या फिर कोर्ट डिसीजंस, इतना भी इनफ हो जाएगा। स्टिच्यूज, ठीक है, ये भी समझ के आएगा आगे चल के, ठीक है, स्टिच्यूज, ठीक है। और इसे किसके अगेंस्ट में एनफोर्स किया जा सकता है लीगल राइट्स को, लीगल राइट्स कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन द गवर्नमेंट, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो लीगल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स दोज राइट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉज, कोर्ट डिसीजंस, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लीगल राइट्स, ठीक है। यानी जो जुडिशियरी के द्वारा या फिर लीगल सिस्टम के द्वारा, कंट्री के लीगल सिस्टम के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसे कहा जाता है लीगल राइट्स, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट में इन्फोर्स किए जाते हैं, ठीक है। तो इस किसके अगेंस्ट में इन्फोर्स किए जाते हैं, तो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में इन्फोर्स किए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहा हो, ठीक है, या फिर इवन द जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में भी क्या किए जा सकते हैं, एनफोर्स किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, वो पढ़ लो। एनफोर्सेबल, ठीक है, अब कोर्ट ने बनाया भैया तो एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेंगे वो, इसलिए उन्हें लीगल राइट्स कहा जाता है, ठीक है। डिफाइन किए जाते हैं लॉ में कि किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, यानी पूरे प्रावधान वहाँ पे दिए हुए रहते हैं, ठीक है। मे वेरी कंट्री टू कंट्री, जी हाँ भाई, लीगल राइट्स है, ठीक है। यूएसए में अलग अलग हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे अलग हो सकता है, ठीक है। नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे अलग है तो यूएस में राइट टू प्रॉपर्टी अलग होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में भी था, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बहुत 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कमा ली, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट अगर लॉ लाता है कि भैया अगर आपके मर जाने के बाद सिर्फ आपकी आधी प्रॉपर्टी यानी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके बेटों को मिलेगी, बाकी जो 50 करोड़ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हो गया, ये लॉ हो गया। अगर ऐसा लॉ इंडिया में बनता है तो इंडिया में ये होगा, तो यूएस में नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अभी ऐसा कोई भी लॉ इंडिया में नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मे बी ऐसा कोई लॉ यूएसए में हो सकता है। तो कंट्री टू कंट्री क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। क्या ऐसा कोई लॉ यूएसए में है क्या, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सब्जेक्ट टू चेंज, जी हाँ, ठीक है। सिचुएशन के अनुसार लॉ में चेंजेस होते हैं, तो लीगल राइट्स में भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी अगेंस्ट में एनफोर्स किए जा सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स रहेगा, आप हो, मैं हो, सभी के, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ये एनफोर्स किए जा सकते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि लीगल राइट्स कैन ऑल्सो बी एनफोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये आप मिस कर सकते हो यहाँ पे, थोड़ा अलग वे में सोच के, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एनफोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लीगल राइट समझ में आ गया, आई होप कि आपको लीगल राइट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली नाउ करंटली वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और ये है वो, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो
अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ के लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी पोर्शन है, हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, देखो फीचर्स क्या होते हैं। अवेलेबल यानी जो फंडामेंटल राइट्स है वो किन को अवेलेबल है। ठीक है, यानी मान लो सिटीजन्स को है और फॉरेनर्स को भी है। फॉरेनर्स को हम एलियंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एलियंस भी कहते हैं। ठीक है, हमने सिटीजनशिप देखा था, नहीं देखा है तो आप सिटीजनशिप जाके देख लो, वहाँ पे सिटीजन कौन होता है, एलियन कौन होता है, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी बेसिकली किनको अवेलेबल है, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। यानी हमारे कंट्री के हम सिटीजन हैं तो हमें पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। ठीक है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है जो किनको अवेलेबल है, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। लेकिन इनमें से भी कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे जो सिर्फ सिटीजन्स ही एंजॉय करते हैं, जो फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखो फिर, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू all persons whether citizens foreigners or legal persons like organized corporations or companies। यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स को तो मिलते हैं, यानी हमें तो मिले ही है। ठीक है, मान लो किसी कंट्री से कोई फॉरेनर आता है तो उससे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लीगल एंटिटीज होंगी, ठीक है, उनको भी मिलते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेशंस होंगी, कंपनीज होंगी, उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, कौन से मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ठीक है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, आएंगे वो अपने। ठीक है, तो आपके लक्ष्मीकांत में भी दिया है कि कौन से राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है और कौन से राइट फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, ये हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट्स क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। अब यहाँ पे समझ के लोगे, टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, तो क्या होता है मीनिंग। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स पे क्या लगाए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये कैसे रहेंगे, रिजनेबल रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, रिजनेबल रहेंगे। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए रिजनेबल है या नहीं, ये कौन तय करेगा, ये जुडिशरी तय करेगा। कौन तय करेगा, जुडिशरी तय करेगा। ठीक है, ये समझ के लो। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस कैसे रहेंगे, रीजनेबल रहेंगे। ठीक है, और जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, वो रीजनेबल है या नहीं, वो कौन तय करेगा, वो जुडिशरी तय करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। द सिंपल मीनिंग ऑफ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है, and such any some certain restrictions can be any some certain, okay, just a second दे दो। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। ठीक है, कहाँ पे, ओके, however whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts। Thus they strike a balance between the rights of the individual and those of society as a whole, between individual liberty and social control। कुछ नहीं, इजी मैं समझा के देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मच्छर काट रहा था तो उसमें कंफ्यूजन हो गया भैया। ओके, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मीनिंग क्या होता है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे कैसे रहेंगे, रीजनेबल रहेंगे। ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो रीजनेबल है या नहीं है, ये कौन, जुडिशरी तय करेंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं किस लिए लगाए गए हैं, ताकि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में बैलेंस बना सके। ठीक है, साथ ही इंडिविजुअल भी अपना राइट एंजॉय कर सके और सोसाइटी भी अपना राइट एंजॉय कर सके। जैसे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे शादी है, क्या है, आपके यहाँ पे शादी है। ठीक है, अब आपने डीजे वगैरह लगाया तो आपको डीजे रात में 10 बजे तक ही बजाने की परमिशन है, उसके बाद आप नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते, क्योंकि शादी तो आपके यहाँ पे है, आप इंडिविजुअल एक फैमिली होगी, लेकिन आपकी कॉलोनी में अदर्स लोग भी रहेंगे, अदर्स फैमिलीज रहेंगी। ठीक है, मान लो कि आप रात भर डीजे बजाते हो तो क्या इनकी जो फ्रीडम है, ठीक है, क्या वॉयलेट नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा दिया जाता तो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल में बैलेंस नहीं बन पाता। ठीक है, अब ये भी कंसिडर करते कि हाँ भैया उनके यहाँ पे शादी है, 10 बजे तक ही बजाएंगे, उसके बाद हम भी आराम से सो पाएंगे, वो भी अपना काम जो भी है शादी एंजॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता तो बैलेंस ही नहीं बन पाता इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोसाइटी में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। मान लो आज आपके घर पे शादी है, आपने पूरी रात डीजे बजाया। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, इनका पीस जो है वो खत्म हो गया, इनकी फ्रीडम पे कंस्टेंट आ गया।
अगले दिन ये बजाएंगे, फिर ऐसे ही करने से क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जरूरी है कि भैया एक बैलेंस बना रहे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि नॉट एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब किसके अगेंस्ट में ये अवेलेबल है, देखो ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी सभी सभी फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के अगेंस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, हाउ सम ऑफ देम आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, ये कैसे अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, ये कवर होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, कि अवेलेबल अगेंस्ट क्या है, स्टेट का जो भी आर्बिट्ररी एक्शंस है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में भी अवेलेबल है। जैसे कि आर्बिट्ररी एक्शन जैसे समझ लो कि सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो सडनली आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर लेता है, यानी वो वायलेट हो जाता है। तो ये क्या हो गई, गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी एक्शन। गवर्नमेंट चाह रही है कि आप उसके आगे में प्रोटेस्ट ही ना करो, इसलिए आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे एक्शंस के यानी ऐसे एक्शंस के अगेंस्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, स्टेट अगर ऐसा एक्शन लेती है तो उसके अगेंस्ट में भी आपको ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं रहता है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे जो गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो कुछ है कि जो लिमिट कर देंगे गवर्नमेंट के स्टेप्स के, कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सम ऑफ देन आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ नेगेटिव इन कैरेक्टर रहेंगे, तो दैट इज प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, यानी नेगेटिव यानी क्या हो जाएगा, वो जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है उस पर क्या लगा देगा, लिमिटेशंस लगा देंगे। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट वो डिसीजन ना ले पाए, इसलिए उन्हें कहा गया है नेगेटिव इन कैरेक्टर। ठीक है, while others are positive in nature conferring certain privileges on the person, तो भाई कुछ क्या है, पॉजिटिव है कैरेक्टर में, कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस पर्सन को मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, आने वाले प्रावधान में आप प्रोविजंस में कवर होने वाला है। ठीक है, जस्टिसेबल तो हमने पढ़ा है, यानी मान लो कि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हो और कह सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इसे एनफोर्स करके दो, इसे क्या कर दो, एनफोर्स करके दो। ठीक है, आई होप कि अवेलेबल अगेंस्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव समझ में आया होगा। ठीक है, ये आने वाले जो भी हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं 12 to 35 तक, वहाँ पे अपने आप कवर होने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी क्या हो जाएगी, कुछ सर्टन पर्सन को प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, सर्टन प्रिविलेजेस मिल जाएंगे पर्सन को कि हाँ ये चीज़ आप कर सकते हो। और निगेटिव इन द सेंस कि गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगा देते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं चल सकती जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वैलिड हो। उसके बाद नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट, देखो यहाँ पे इन दोनों टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता है अक्सर इंसान। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है कि दोनों का मीनिंग क्या है, अलग है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नॉट सैंक्रोसेंट और परमानेंट, और ये पवित्र नहीं है और परमानेंट भी नहीं है, इसका मतलब इनको रिपील किया जा सकता है, इनको कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया, कर्टेल कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नॉट एब्सोल्यूट यानी रिस्ट्रिक्शन, नॉट सैंक्रोसेंट और परमानेंट में क्या आता है कि हाँ इससे रिपील भी किया जा सकता है और कर्टेल भी किया जा सकता है, यानी वो छीन लिया जा सकता है आपसे। ठीक है, they are not sacrosanct or permanent, the parliament can curtail or repeal them but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act, यानी मान लो कि अगर कोई फंडामेंटल राइट कर्टेल करना है या फिर रिपील करना है, ठीक है, तो ये किया जा सकता है कि जी हाँ ये किया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी लॉ लाके कर्टेल नहीं किया जा सकता, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी देख लो, हमने अभी डिस्कस किया था कि आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी में आता था, इसे रिपील कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया, यानी अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया था, ऑर्डिनरी लॉ लाया था क्या, नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, वो थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुई थी। तब इसने क्या कर दिया, इस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर दिया। क्या सुधार कर दिया, तो बेसिकली इसको लीगल राइट बना दिया। ठीक है, और इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया।
क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया और पार्ट 12 में डाल दिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है। ठीक है, तो जी हाँ, क्या हो सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का रिपील भी किया जा सकता है और कर्टेल भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिपील किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, नहीं भाई नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स है, इससे बेसिक स्ट्रक्चर है, वॉट एवर है, ठीक है, ऐसे सोचने लगते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, रिपील भी किया जा सकता है और कर्टेल भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये अमेंडमेंट करते वक्त जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना, एक हमारे जुडिशरी के द्वारा इवॉल्व की गई एक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर यानी क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो जुडिशरी है उसने कभी डिफाइन नहीं किया है कि यही बेसिक स्ट्रक्चर है करके। हाँ, लेकिन जो भी वेरियस कोर्ट्स के डिसीजन आए हैं उसमें उन्होंने एक एक ऐड कर दिया है कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, कि यही बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स है इनको अमेंड किया जा सकता है, रिपील भी किया जा सकता है, कर्टेल भी किया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट वाइल डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है कि इट इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखो, सस्पेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी के दौरान आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 रहता है। ठीक है, बाकी जो भी के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, उसके अप्लीकेशन सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो रिपील नहीं होते, बंद नहीं हो जाते, सिर्फ आप उनको यूज नहीं कर सकते कुछ क्या बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक, उन्हें कहा जाता है आप सस्पेंड करते हैं, यानी सस्पेंड होना। ठीक है, लेकिन कौन से दो सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, तो कब सस्पेंड होंगे, कब सस्पेंड नहीं होंगे, इसके लिए भी स्पेशल चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है इमरजेंसी में, तो वहां पे कवर हो जाएंगे। देखो, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द operation of a national emergency except the rights guaranteed by article 20 and 21। जी हाँ, समझ रहा है, ओके। Further, the six rights guaranteed by Article 19 are automatically suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अभी आपको आर्टिकल 19 ही नहीं पता क्या सस्पेंड हो रहा है, कौन से सिक्स राइट्स है उसमें तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आगे अपने आप कवर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 19 के अंडर में जो भी सिक्स राइट्स आते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, खाली इतने ध्यान में रखो। ठीक है, लेकिन कब सस्पेंड हो गए, जब नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे डिक्लेयर हो जाएगी, नेशनल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ये हम इमरजेंसी में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, तब आपको आर्टिकल 19 क्या है ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और उसके जो इसेंस है वो भी समझ जाएंगे। तो इमरजेंसी में बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन। ठीक है, तो वही मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि आर्म रेबेलियन क्या होता है। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, सिचुएशंस क्या होते हैं, तो इमरजेंसी में पढ़ लेंगे, नो नीड टू वरीज, आई एम हियर। उसके बाद देखो, स्कोप लिमिटेड है, क्या फंडामेंटल राइट्स का स्कोप लिमिटेड है, जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स का स्कोप लिमिटेड है, तो आर्टिकल 31, सिर्फ ध्यान में रखो आर्टिकल 31 ही। अब क्या है कैसा है आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। बस इतना ही ध्यान में रखो, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। ठीक है, ये सभी आगे अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कितनी भी बड़बड़ कर लूँ समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली सीनियरो समझ में लेना पड़ेगा हमको, और उस सीनियरो के लिए हमें एक अलग से अच्छा लेक्चर लगेगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो आर्टिकल 33, 34 और 35, बस ध्यान में रखना है। Their applications to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agency and analogous services can be restricted or abrogated by the parliament। यानी
जो भी पुलिस पर्सनल है, आर्मी वगैरह है, तो उनको हमको जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो वाइल जब वो ड्यूटी पे रहते हैं, ठीक है, उनको वैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं रहते, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, वो पब्लिकली बोल नहीं सकते वगैरह, ठीक है, पता है ना, ठीक है। तो वो ऐसे कुछ बेसिकली वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहे वगैरह, ठीक है। तो ये आर्टिकल 33 के लिए स्पेशल बताया है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 34 यानी मिलिट्री रूल, मार्शियल लॉ, ठीक है। देयर अप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मान लो कि इंडिया का एरिया है, यहाँ पे मार्शियल लॉ अगर लग दिया जाता है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उनको जो उनकी जो भी अप्लीकेशन है, ठीक है, यानी उनका यूज रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, ठीक है, यानी उनका यूज क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। मान लो कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, ठीक है, कैजुअली बात करो भाई, ठीक है, यानी सिचुएशन और बदतर हो ऐसा कुछ नहीं कर सकते मार्शल लॉ अगर लगा रहता है तो, ठीक है। तो मार्शल लॉ यानी क्या होता है, तो मार्शल लॉ यानी सिंपली होता है मिलिट्री रूल। क्या होता है, मिलिट्री रूल, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। मिलिट्री रूल इम्पोज अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू रिस्टोर ऑर्डर, ठीक है, यानी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल वे में इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो रूल लगा है वो होता है मिलिट्री रूल होता है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से क्या है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। जब तक आपको मिलिट्री रूल क्या है ये अच्छे से समझ नहीं आता, नेशनल इमरजेंसी क्या है अच्छे से समझ नहीं आता, तब तक आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हैव पेशेंस, फर्दर आगे बढ़ेंगे, एडवांस करेंगे, सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो भाई पॉलिटिकल बुक उस तरह से लिखा गया है कि बहुत सारे यानी जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें नहीं समझ में आता कि भैया किस सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। जब आप आगे बढ़ते हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हो, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। एनीवे आर्टिकल 35 देखते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल व्हाइल फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ए लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। ये बोल रहे हैं कि क्या है, कुछ क्या हो जाता है डायरेक्टली इन्फोर्सेबल रहता है, तो कुछ को क्या लॉ बना के भी इन्फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। Such a law can be made only by the parliament and not by state legislature so that uniformity throughout the country is maintained। और ऐसे जो लॉ है वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, हालांकि कोई इंडिविजुअल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट बनाएगा तो वो पूरी कंट्री के लिए लागू हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो खाली इतना ही ध्यान में रखो कि आर्टिकल 33, 34, 35 हमें बहुत अच्छी तरीके से दिया है। आगे हम फीचर्स पढ़ रहे थे, ये इसी यानी ये पे सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये जो स्कोप लिमिटेड है, आर्टिकल 31A, 31B, 31C बहुत अच्छी तरीके से दिया है और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको समझ के लेंगे, ठीक है। आई होप कि नॉट सैंक्रोसैट और परमानेंट का मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का भी मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर फंडामेंटल राइट्स का। आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, ठीक है। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सभी एमसीक्यू वगैरह में डाल दे, तो बात करनी है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड डे।